हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हम उसमें प्रत्येक दिन एसपीटी के 50 क्वेश्चन देखते हैं। एसपीटी जो करंट अफेयर है उसका एमसीक्यू 50 क्वेश्चन देखते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और साथ में हम स्टैटिक सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, जो भी स्टैटिक्स उसमें होता है, जो पाठ्यक्रम जो बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शामिल है। तो ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम मुख्य रूप से 71वीं बीपीएससी को टारगेट किए हैं कि 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोगों का करंट अफेयर का पूरा क्लास हम कर दें और बेहतर तरीका से इसको करें, क्योंकि एक जब भी मैं परीक्षा के एग्जाम को पास किया हूँ, करंट अफेयर मेरा सही होता था और मैं उसके लिए बेहतर तैयारी करता था। तो मैं उसी बुक्स के हिसाब से उसी तरीका से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में यह जो वीडियो है, ये जो अभी बी एस का बिहार सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, BSSC CGL का एग्जाम होने वाला है, उस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और आप सब जो है इसको देखें और करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से हो जाएगा। प्लीज़ इसको देखिए। चलिए आगे देख। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है 601 नंबर क्वेश्चन से लेकर 650 नंबर एमसीक्यू तक देखेंगे। और जो 1 से लेकर 600 क्वेश्चन तक जो है पीछे हम पूर्व में कई वीडियो में किया जा चुका है। तो आप इसमें अगर इस देखना चाहते हैं, इस पूरे सीरीज जो है पहले से दिया गया है, तो 1 नंबर से देख सकते हैं। ये अभी तो 12वां या 13वां वीडियो है जो बनाया जा रहा है, 13वां वीडियो है। तो चलिए आगे देखते हैं, 601 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 601 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास ले लिया था। आप इसको याद रखेंगे, स्पेन के हैं राफेल नडाल, काफ़ी चर्चित टेनिस खिलाड़ी। तो इसको याद रखेंगे, राफेल नडाल जो है पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी चर्चित टेनिस खिलाड़ी, क्योंकि बहुत सारे इवेंट को इन्होंने, बहुत सारे जो टेनिस प्रतियोगिता है उसको इन्होंने जीता है। अगर ये संन्यास ले तो सवाल आने की संभावना यहाँ से है। तो याद रखेंगे राफेल नडाल जो है किस देश की टेनिस खिलाड़ी है, तो स्पेन के। और किस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी। आप वहाँ बैडमिंटन देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, बैडमिंटन देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि एसएससी में देखें कि पिछले बार एसएससी में इस तरीका का सवाल पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे जो राफेल नडाल वो टेनिस खिलाड़ी है पहला, दूसरा कि वो स्पेन के खिलाड़ी, ये याद रखेंगे। बाद आगे चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण में विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप देखेंगे कि 2 लोग हैं, डेनियल बारेन बोइम, हमें इनका एक अर्जेंटीना के डेलियन बारेन बोइम, दूसरा अली अबू अब्बाद है, फिलिस्तीन के है। तो इनको याद रखेंगे, 2 लोग हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया है डेनियल बारेन बोइम जो अर्जेंटीना के हैं उनको, और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए जब आप इसको पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है और कब से दिया जाता है। क्योंकि जब भी आप तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि यही सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी सवाल आएगा तो आप यहाँ बना देंगे। जो जिनका रिजल्ट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये सब काम करते हैं, केवल आगे नहीं बढ़ जाते। तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो 1986 से दिया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, 1986 से दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और उसको देने वाली संस्था का क्या नाम है, तो उसको देने वाली संस्था का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वह दिया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया है, डेनियल बोरेन बोइम और अली अबू अब्बाजी को दिया गया। और ये क्यों दिया जाता है दुनिया के अंदर, तो ये दुनिया के अंदर जो लोग विश्व शांति के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए, विकास के लिए काम करते हैं, उनको यह दिया जाता है, जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करती है। ये 2 लोग हैं जो इजराइल और अरब दुनिया में शांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, निशस्त्रीकरण के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है, हमारे समक्ष जो अगला प्रश्न है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ, आप इसको याद रखेंगे। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है जर्मन वाच नामक जो संस्था है उसके द्वारा जारी किया था, इसको भी याद रखेंगे, जर्मन वाच है। और पहले 10वें स्थान पे तो भारत है, लेकिन प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। डेनमार्क जो है दुनिया के अंदर पहला देश है, लेकिन इसका रैंकिंग क्या है, चौथा। इसको भी याद रखें, क्योंकि ऊपर से 1, 2, 3 जो रैंकिंग है वो किसी भी देश के द्वारा, किसी भी देश को प्राप्त नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क का जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको भी याद रखें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पे है, डेनमार्क पहले स्थान पे है, लेकिन उसकी रैंकिंग ओवरऑल चौथी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 604 नंबर की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसे जीत हासिल हुई है। तो महायुति गठबंधन को हुई है। तो महायुति गठबंधन महाराष्ट्र 2024 के चुनाव को जीता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2024 को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया। तो 15 नवंबर 2024 को झारखंड की, क्योंकि 15 नवंबर 2024 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इसको याद रखें, क्योंकि ये पीटी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि झारखंड बिहार से किस तारीख को अलग हुआ था। याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। और बिहार झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो बाबूलाल मरांडी है, बाबूलाल मरांडी उनका नाम है, बाबूलाल मरांडी
और जो पहले राज्यपाल है प्रभात कुमार थे। उसके बाद लिखेंगे बाबूलाल मरांडी जो है वो उन पहले मुख्यमंत्री है, और प्रभात कुमार पहले राज्यपाल है झारखंड के। इसके बाद रखेंगे प्रभात कुमार पहले राज्यपाल है झारखंड के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी। इसको याद रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को जब भी कोई शांति पुरस्कार या कोई वैश्विक पुरस्कार दिया जाता है तो उससे सवाल आने की चांस बढ़ जाता है। तो 2024 का डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 607 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन राज्य किया है? तो बिहार किया है। इसको याद रखें, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन किया? बिहार। बिहार में 5 शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। बिहार को 15वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसको भी याद रखेंगे, ओवरऑल बिहार को 15वां रैंक प्राप्त हुआ है। और गजसी इसका क्या था? गजसी जो है इसका शुभंकर था। आप पूर्व के मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम पे, पैरा गेम्स, मैंने बिहार का जो भी करंट अफेयर है मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ। 5 शहर आपको याद होना चाहिए, तो आप पूर्व की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने चर्चा कर ली चूँकि, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। साथ में आगे जो हम क्या करेंगे कि बिहार के लिए भी हम करंट अफेयर प्रत्येक दिन 50 MCQ लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के रूप बेल्स में आप देखेंगे हॉर्नबिल क्या है ना कि हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड सरकार का। इसको याद रखेंगे कि नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है। इसको भी याद रखेंगे। और ये दिसंबर महीने मनाया जाता है। दिसंबर महीने मनाया जाता है। पूर्व के वीडियो में इस पर पूरी डिटेल चर्चा किया है। और तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पूर्व में मैं चर्चा किया है। फिर आप आगे देखते हैं। आप देखना अगर हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, हमारे वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया। भारत का ये पहला AI डेटा बैंक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। मैंने गूगल पे खोजने का प्रयास किया कि ये AI डेटा बैंक कहाँ है, तो इसकी कोई जगह नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन जो है भारत द्वारा विकसित किया गया पहला एंटीबायोटिक दवा है। जिसको याद रखेंगे, नेफिथ्रोमाइसिन जो है भारत द्वारा पहला विकसित किया गया एंटीबायोटिक दवा है। अब एक सवाल आता है कि आप इसको तो याद है कि बीवीआई क्वेश्चन है, इसका सवाल आने की चांसेस है, क्योंकि भारत एंटीबायोटिक दवाओं का खोज होना आसान बात नहीं है, काफ़ी ज़रूरी था भारत के लिए भी। तो भारत जो है पहला एंटीबायोटिक दवा बनाया, याद रखेंगे नेफिथ्रोमाइसिन भारत पहला एंटीबायोटिक दवा बनाया। एक सवाल आपके मन में आया कि एंटीबायोटिक दवा का काम क्या है? एंटीबायोटिक दवा का नाम बहुत सुनते हैं। तो जो भी बैक्टीरियल बीमारी होता है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न जितने भी बीमारी होता है उसमें एंटीबायोटिक दवा चलता है। आप देखेंगे कि एंटी फंगल, एंटीपायरेटिक्स, अन्य प्रकार की दवाएं होती है, लेकिन एंटीबायोटिक केवल जो जीवाणु से उत्पन्न बीमारी होता है, जो भी जीवाणु से उत्पन्न या जीवाणु के कारण होते हैं बीमारी, उसको समाप्त करता है एंटीबायोटिक दवा। इसको याद रखेंगे। और इसलिए एंटीबायोटिक दवा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखें कि एंटीबायोटिक दवा जो विषाणु है उससे उत्पन्न हुई बीमारी पे नहीं काम करता है, क्योंकि विषाणु को मारता उड़ता नहीं है, सक्षम नहीं मारने में। तो आप याद रखेंगे एंटीबायोटिक दवा केवल जीवाणु पर काम करता है, इसको याद रखेंगे। इसलिए बुखार में एंटीबायोटिक दवा जो है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बुखार जो है वायरल होता है। आप देखो कि बुखार वायरस के कारण होता है, न कि जीवाणु के कारण होता है, इसको याद रखेंगे। तो एंटीबायोटिक दवा बुखार और जुकाम में नहीं खाना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला जो एंटीबायोटिक दवा खोजा गया दुनिया के अंदर। अब एक सवाल आता है कि पहला एंटीबायोटिक दवा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया था। इसको याद रखेंगे, पहला एंटीबायोटिक दवा था पेनिसिलिन और उसकी खोज किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया गया? तो इस तरीके का सवाल आता है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया गया है। अब इसरो का गगनयान मिशन चल रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस तरीके के सवाल बीपीएससी में आने की संभावना पूरा है। यूपीएससी देते हैं तो पूरे याद ही होना चाहिए गगनयान मिशन के बारे में। लेकिन अब इसमें देखें कि यहाँ जापान है, चीन है, जर्मनी है, तो चीन को तो हम ऐसे खारिज कर देंगे, क्योंकि चीन हमें किसी क्षेत्र में हम चीन से सहयोग ले नहीं रहे। बाद में कि जापान और जर्मनी है तो हम जरा सोच भी सकते थे। चलिए देखते हैं गगनयान मिशन है क्या। आप देखें गगनयान मिशन अंतरिक्ष भेजने की योजना है, मानव को अंतरिक्ष भेजने की योजना है। भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। गगनयान मिशन जो है भारत की महत्वपूर्ण एक योजना है और इसरो के माध्यम से संचालित हो रहा है, इसको याद रखेंगे। तो भारत मनुष्य को अंतरिक्ष भेजना चाहता है, अपने इसरो भेजना चाहता है, क्योंकि राकेश शर्मा जो है वो भारत की तरफ से तो गए नहीं है।
भारत अपने इसरो भेजा नहीं था उनको, तो भारत पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। और जो गगनयान मिशन है इसमें 2 मानव रहित और 1 मानव सहित जो मिशन होगा, तो पहले 2 मानव रहित मतलब बिना मानव को भेज कर प्रयोग करेंगे, फिर बाद में चल के मानव को वहाँ भेजने का प्रयास करेंगे। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा और पृथ्वी के निम्न कक्षा में भेजा जाएगा। निम्न कक्षा जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें भेजा जाएगा। और इसके लिए जो वाहन होंगे उसका नाम क्या होगा, GSLV MK3। अब GSLV MK3, अब GSLV पे बाद में डिटेल करेंगे, अभी डिटेल्स डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी यूपीएससी का पेपर नहीं है, यूपीएससी का प्री हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो इतना याद रखेंगे। अब यहाँ जो हम देश से सहायता लिए हैं, ये सवाल आ सकता है कि कौन कौन देश से सहायता लिए हैं। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा हम रूस है और फ्रांस है। रूस और फ्रांस से हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण इस पर समझौता है, इसलिए ऑप्शन में रूस और फ्रांस नहीं है, इसे याद रखेंगे। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से भारत जो है मॉड्यूल की आपात रिकवरी खोज बचाव से सहायता मांगा है कि क्रू मॉड्यूल जो भेजा जाएगा तो उसके लिए एक MOU किया गया है कि अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो आप रिकवरी खोज में हमारा योगदान करेंगे। साथ में कोकोस आइसलैंड है, कोकोस आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वहाँ पे क्या किया गया है कि एक ग्राउंड स्टेशन बनाया गया ताकि ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और नियंत्रण किया जा सके, TTC किया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने यही सहयोग लिया। रूस से सहयोग क्या है, रूस हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कर रहा है, इसी मिशन में जो गगनयान मिशन में है, रूस हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कर रहा है, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसको भी याद रखेंगे, रूस जो है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है और क्रू मॉडल डिजाइन भी कर रहा है रूस। अब देखेंगे रूस के जो अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम क्या है, रॉसकॉसमॉस। इसको याद रखेंगे, रॉसकॉसमॉस, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। इसको याद आप निश्चित तौर पर रखेंगे क्योंकि ये भी सवाल आते रहता है बीपीएससी में कि किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। जैसे पूछा गया था कि CNES जो है किस देश की एजेंसी का नाम है, तो फ्रांस की एजेंसी का नाम है। हम आगे फ्रांस को ही देखेंगे। तो गगनयान मिशन में रूस का भी सहयोग है, फ्रांस का भी सहयोग है। फ्रांस भी क्या करेगा, क्रू हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा और अंतरिक्ष में जीवन समर्थक जो प्रणाली है उसमें सहायता करेगा। आप देखेंगे 3 देश की सहायता लिया जा रहा है गगनयान मिशन में, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। इसको याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना, अर्मेनिया बना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए आप पूर्व के वीडियो को देखिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि खबरों में रहा सिंह चलन मंदिर किस राज्य में है, तो सिंहचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। इसको सिंहाचलम मंदिर भी बोला जाता है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, इसको याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश के कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। और विष्णु के किस रूप को समर्पित है, तो विष्णु के बड़ा और नरसिंह रूप को समर्पित है। इसको याद रखेंगे, बड़ा और नरसिंह रूप को समर्पित है। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ एक दीवार गिर गया था और 8-7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो सिंहाचलम मंदिर चर्चा में आ गया था, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने जीता है, तो डेनमार्क। इसको याद रखेंगे, डेनमार्क जो है मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता है डेनमार्क की विक्टोरिया केजल थेलविंग द्वारा जीता गया है। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, तो मैक्सिको सिटी में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे, मैक्सिको सिटी में हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था। विजेता आप जानेंगे कि विक्टोरिया केजर थेलविंग थी। अब इसी प्रकार से मिस वर्ल्ड भी हुआ था, पर देखिए यहाँ मिस यूनिवर्स याद रखेंगे, वहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। और ओपाला सुजाता जो है उसको जीती, जो थाईलैंड की महिला थी, इसको भी याद रखेंगे, ओपाला सुजाता जीते थे मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स कौन जीती है, विक्टोरिया केजर थेलविंग द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो भारत ने किया है। ICA जो है वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी भारत की, इसको याद रखेंगे, ICA वैश्विक जो सहकारी सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य बिहार में आयोजित 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ क्या था, तो गुड़िया इसका था, गुड़िया था। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसका क्या था, बिहार में हुआ था, वो गजसिंह था, वो 5 शहर में हुआ था, इसको याद रखेंगे। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसका गजसिंह था, और इसका क्या है, गुड़िया है, जो महिला एशियाई चैंपियनशिप हुआ था। तो आप यहाँ से सवाल आ सकता है, बहुत सारे सवाल आ सकता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। पहला बात है कि जो महिला एशियाई चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो यही सवाल आ सकता है, तो बिहार के राजगीर में हुआ, तो इसको याद रखेंगे, बिहार के राजगीर में हुआ। 6 देश इसमें पार्टिसिपेंट किए थे, 6 से 1 कंट्री से पार्टिसिपेंट किया था। और इस प्रकार के इवेंट का आयोजन जो है प्रत्येक 2 साल पे होता है, तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन प्रत्येक 2 साल पे होता है, इसको याद रखेंगे। और भारत विजेता रहा, ये भी याद रखेंगे कि भारत विजेता रहा। ये काफ़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार में आयोजन भी हुआ इवेंट का और भारत विजेता भी रहा, तो इसको याद रखेंगे। भारत विजेता रहा, किसको रहा था, चीन को, यानी भारत को स्वर्ण पदक मिला, चीन को कांस्य पदक मिला। और
चीन को रजत पदक मिला और कांस्य पदक जापान जीता है, शुभंकर गुरिया था। और भारत के कप्तान का नाम सलीमा टेटे था, इसको याद रखेंगे, सलीमा टेटे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम था, सलीमा टेटे, इससे सवाल आ सकता है, सलीमा टेटे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कायाकल्प जो योजना है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय की है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। और ये योजना 2015 से संचालित है, इसको भी याद रखेंगे। कायाकल्प योजना जो है 2015 से संचालित है। इसका मुख्य काम क्या है? सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता को बेहतर करना, उसकी ढांचा को बेहतर करना, उसके स्वास्थ्य एवं सेवाओं को बेहतर करना, उसके मतलब संचालन में, स्वास्थ्य में, सेवा में, उसकी गुणवत्ता में बेहतर तरीका से काम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? मतलब भारत के कैग कौन है? संजय मूर्ति जी, इस तरह का सवाल आता है। संजय मूर्ति जी भारत के नए कैग हैं, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। अब देखेंगे, अब सवाल आ सकता है कि कैग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था? तो याद रखेंगे संवैधानिक संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक कैग की बात किया गया है, उसमें शक्ति, उसका कार्यप्रणाली, सभी चीज़ों का चर्चा है। तो 148 से लेके 151 तक कैग का बात किया गया है। और कैग की स्थापना 1950 में किया गया था, इसको भी याद रखें, कैग की स्थापना 1950 में किया गया था। और जो CAG होता है उनका आयु कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो रहते हैं। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कैग की। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसको उसी तरीका से हटाया जा सकता है जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रणाली आपको याद ही होगा। चलिए अगले इसमें देखते हैं कि आप सोचते हो कि कैग का क्या काम है? तो जो भी सरकारी व्यय होता है, उसका अकाउंट होता है, खाता होता है, उसका लेखा परीक्षा करना इसका काम होता है, तो इसको याद रखेंगे। इसलिए इसको वॉचडॉग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये इसका काम है देखना। और लोक लेखा जो समिति होती है, इसी के रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी इसका नाम है। बिहार के जो मनोज बाजपेयी जी हैं, उसके द फेबल को हाल में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो टेनिस से लिया है, टेनिस से लिया, तो याद रखेंगे प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस खिलाड़ी थे और संन्यास ले ली, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता, ये भी याद रखेंगे, चीन को हराया है, भारत ने चीन को हरा के जीता है। और ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो बिहार में, इसी पर चर्चा हो रही थी पीछे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया? तो इक्वाडोर में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित हो गया है। तो देखें कि काफ़ी पानी कितना महत्वपूर्ण है, जबकि हमारे यहाँ बिहार में देखें कि बाढ़ से हम लोग पीड़ित है, लेकिन आप इसको दुर्भाग्य नहीं समझिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है पानी, और पानी एक दिन जो है बिहार के विकास का इंजन भी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU किया है? तो संस्था का नाम है SECI। और ये ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU किया है? तो आप देखेंगे कि ये संगठन का नाम क्या है? ये संगठन का नाम है H2 ग्लोबल के साथ जो है किया है। तो आप एक देखेंगे कि यहाँ था SCCI। अब इस संस्था के बारे में देखेंगे तो जो SECI संस्था है उसका नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका नाम है इस संस्था का, और यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है। तो आप देखते हैं कि भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, यानी भारत सरकार का PSU है, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट में अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अमेलिया केर को न्यूजीलैंड के, तो बस इतना याद रखें कि अमेलिया केर न्यूजीलैंड की खिलाड़ी, इस तरीके के महीने वाला कोई सवाल नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नुमान अली को ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? पाकिस्तान के नया देखा, नुमान अली पाकिस्तान के खिलाड़ी, बाकी ये सब सवाल नहीं आता कि कौन महीना में कौन क्रिकेटर बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेनिस प्रतियोगिता विली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इटली जीता है, याद रखेंगे, विली जीन किंग कप 2024। ये विली जीन किंग कप किस प्रकार की प्रतियोगिता? टेनिस प्रतियोगिता, इसको इटली ने जीता है, इसको याद रखेंगे, इटली द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2024 में मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये तीनों देश द्वारा, डोमिनिका द्वारा, बारबाडोस द्वारा और गयाना द्वारा, ये तीनों देश के द्वारा जो है मोदी जी को अवार्ड दिया गया है। तो आप देखेंगे कि डोमिनिका द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, डोमिनिका जो अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है डोमिनिका के द्वारा। बारबाडोस द्वारा
ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्बाडोस दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो गयाना उनके द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड गाना द्वारा दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन से निकला है, तो G20 से निकला है। इससे सवाल आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो देखिए कि एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल अलायंस बनाया गया है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, भूखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। ये G20 से निकला है और G20 का रियो जी जेनेरियो में जो हुआ था, रियो जी जेनेरियो जो है ब्राज़ील में है, वहाँ जो सम्मेलन हुआ था वहीं से ये निकला है। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पूरे दुनिया से भूखमरी को और गरीबी को समाप्त कर देना है। कब तक? 2030 तक पूरे दुनिया से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस ब्राज़ील द्वारा लॉन्च किया गया, इसको भी याद रखेंगे। ये ब्राज़ील द्वारा ये अलायंस लॉन्च किया गया है। भारत भी इसका मेंबर है। आप जानते ही हैं कि G20 में भारत भी एक महत्वपूर्ण मेंबर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। G20 पर मैं डिबेट किया हूँ, तो आप पूर्व की वीडियो देख लेंगे और फिर अलग से मैं संगठन संस्थाओं को लेकर आऊँगा, तो मैं उस पर डिबेट करूँगा। अगला प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको याद रखेंगे। जो पूर्वी प्रहार है भारत के तीनों सेना का है, यानी कि थल सेना है प्लस जल सेना प्लस वायु सेना, इसमें तीनों सेना सम्मिलित है, तो इसको याद रखेंगे। तीनों सेना का संयुक्त कमान है और संयुक्त तरीका से एक अभ्यास किया जाता है, ताकि जो हमारा पूर्वोत्तर सीमा है भारत का, यानी कि भारत की जो चीन से लगी हुई सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए हम अभ्यास करते हैं, ताकि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो हम उसकी सुरक्षा करने में कितना सक्षम है उसकी तैयारी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुमत हासिल किया, इसको याद रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुमत हासिल किया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा जी जो कुश्ती विश्व चैंपियनशिप हुआ उसमें 76 किलो वर्ग में उन्होंने क्या किया है कि स्वर्ण पदक जीता है, इसको याद रखेंगे। अब एक खिलाड़ी का नाम है रिद्धिमान साहा, आप जानते ही होंगे, एक भारतीय क्रिकेटर है और रिद्धिमान साहा जी भारत के क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर भी रहे। तो रिद्धिमान साहा खेल से संन्यास ले, क्रिकेट से जानते हैं कि रिद्धिमान साहा जी क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदल के श्रीभूमि जिला किया गया, तो ये असम के करीमगंज जिले का नाम बदल दिया गया और श्रीभूमि जिला किया गया। असम के करीमगंज जिला के नाम बदल के श्रीभूमि जिला किया गया, तो इसको भी याद रखें, श्रीभूमि जिला नाम इनका दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हरियाणा में किया गया है। तो देश के पहले संविधान संग्रहालय होगा और संविधान निर्माण की सारी प्रतियां और सब कुछ जो है वहाँ उपलब्ध होगा, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मिलाप के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है। तो आप ऑपरेशन मिलाप का संबंध देखेंगे, यहाँ ऑपरेशन मिलाप का संबंध देखेंगे तो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस की ये ऑपरेशन है, दिल्ली पुलिस जो है ऑपरेशन मिलाप चला रही है। और दिल्ली पुलिस क्या करी कि जो भी बच्चे लापता हो गए हैं तो लापता बच्चों या पुरुष या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसके परिजनों से मिलाने का काम किया जा रहा है मिलाप के तहत, तो इसको याद रखें, दिल्ली पुलिस का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के, और यही मैथ्यू वेड है जो शतक लगाए थे भारत को वर्ल्ड कप में हार मिली थी मैथ्यू वेड के कारण ही। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस राज्य में बना है, तो किस शहर में, लखनऊ बनाया जा रहा है। नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है नाइट सफारी पार्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया अहमदाबाद में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन का आयोजन कहाँ किया गया, अहमदाबाद में। और ये क्या है कि गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, गुजरात में। और ये आपदा में जो है भारतीय सेना का अभ्यास है, इसको याद रखेंगे, भारत की जो सेना उसकी अभ्यास है। और ये हमारे तैयारी देखते हैं कि आपदा में हम मानवीय सेवाओं को कितना ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी तैयारी कितनी है उसको हम देखते हैं अभ्यास करके। चलिए आगे प्रश्न है कि कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। खो खो विश्व की मेजबानी भारत करेगा। खो खो विश्व की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर ये घोषित किया है, छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, केवल इतना याद रखेंगे कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसको याद रखेंगे। अब टाइगर रिजर्व के लिए एक संस्था का नाम है NTCA, इसको याद रखें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA क्या करती है कि अनुमोदन देती है कि टाइगर रिजर्व कोई भी बनाया जाता है ना तो उसको अनुमोदन कौन करती है, NTCA करती है, इसको याद रखेंगे। और NTCA की जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 1972 का हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना उसी के तहत किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। NTCA की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत
किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष जो है, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो संसदीय स्थायी समिति द्वारा किया गया है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा शिकायत निवारण मूल्यांकन में सूचकांक शुरू करने के लिए सिफारिश की गई, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 642 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT N2, यानी इसका नाम है GSAT-20। इसको याद रखेंगे। ये क्या किया गया कि भारत के स्पेस एक्स फाल्कन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबन कंट्री का नाम है, उसके द्वारा एक नया संविधान बनाया गया है। गैबन के द्वारा यह नया संविधान बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 644 नंबर है कि 24वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 ने कौन जीता है? तो उड़ीसा द्वारा जीता गया है। तो 14वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ भारत के अंदर हुआ, वो उड़ीसा द्वारा जीता गया। इसको याद रखेंगे कि वो किसके द्वारा जीता गया है? वह उड़ीसा द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने चाहे को 2024 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो एताना बोनमती इनका नाम, इसको याद रखेंगे। महिला फुटबॉलर है, इनको बैलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया है और ये महिला फुटबॉलर है एताना बोनमती। अगला प्रश्न देखते हैं। जो 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, अभी आप रहे थे ब्राजील में, और यहीं जो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का भी शुरुआत किया गया है और ब्राजील के द्वारा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष जो है 648 नंबर क्वेश्चन है। 648 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चौथी LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया लद्दाख में, तो इसको याद रखेंगे। लद्दाख में जो है चौथा LG हॉर्स पोलो कप का आयोजन किया गया है, इसको याद रखेंगे। और इसके विजेता टीम का नाम भी वही है, लद्दाख स्काउट्स नाम है। लद्दाख स्काउट जो है पुरुष विजेता टीम है, लद्दाख स्काउट, इसको याद रखेंगे। लद्दाख स्काउट जो है पुरुष विजेता टीम है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे देशों द्वारा सम्मान दिया गया है, तो सारे देशों को आप याद रखेंगे। तो ये हमारे मतलब आज का यह वीडियो था। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न देखते हैं। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसीज अलायंस लॉन्च किया है? तो UAE लॉन्च जो है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया, इसको देखते हैं। इसको याद रखेंगे कोप 29, इसको याद रखेंगे। कोप 29 में इसे लॉन्च किया गया है और ये अजरबैजान के बाकू शहर में इसको लॉन्च किया गया है और UAE इसके अध्यक्ष हैं और इसको लॉन्च किए हैं दुनिया के अंदर। इसका मुख्य काम क्या है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। तो जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है, ये UAE द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? कोप 29 में अजरबैजान के बाकू शहर है, बाकू शहर, वहाँ लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य काम क्या है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। तो ये हमारा आज का वीडियो था और फिर आप लोगों के समक्ष हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।